Okay, so hello everyone, welcome to our Decent Star classes. This is आदर्श पटेल और जैसा कि हम एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आज का लेक्चर हमारा जो है क्लास 10th का है। तो यार क्लास 10th का हम सीरीज ऑलमोस्ट स्टार्ट किए थे जिसमें हम अपना डिसेंट स्टार जो बायो है डिसेंट बायोलॉजी जो कि मेरा ही लिखा हुआ बुक है, तो उसका हम पीडीएफ ओपन कर करके एक एक चीज़ को थोरोली देख रहे थे। पर हमने यार अभी क्या सोचा है कि हम सोचे हैं कि लाइव प्रोसेस को हम अपने पीडीएफ के अकॉर्डिंग तो पढ़ ही रहे थे उस बुक से, पर अभी हम एनसीईआरटी का लाइव प्रोसेस का चैप्टर ओपन करते हैं और पूरा का पूरा एनसीईआरटी जो क्लास 10th का है लाइव प्रोसेस चैप्टर नंबर 5 या 7 है जो भी, उसको हम पूरा मतलब एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर कर लेते हैं। ठीक है क्या? तो चलिए आगे हम इसमें देखते हैं और इस वाले सीरीज में हम बेसिकली पूरा का पूरा एनसीईआरटी ही कवर कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि बोर्ड के अंदर में यार एनसीईआरटी ही आ रहा है, तो जो बच्चे बस और केवल बस बोर्ड को ही टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही मोर और लेस यार इजी होने वाला है, क्योंकि बोर्ड में तो ऑब्वियसली यार एनसीईआरटी पूछा जाएगा, तो अगर एनसीईआरटी पे कमांड अच्छी है तो मतलब कि सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है क्या? चलिए भाई, तो इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सारा इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। तो देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल हो रहा है, चैप्टर नंबर 5 जो कि अपना है लाइफ प्रोसेस, इसमें हम क्या देखने वाले हैं। तो पीडीएफ के अकॉर्डिंग तो जो हम पढ़ रहे थे, पर अभी हम उन सब सारी चीज़ों को छोड़ते हैं एक बार, और इस वाले लेक्चर में हम पूरा का पूरा यार कोशिश करते हैं कि हम बायो वन शॉट में कवर कर पाएँ। ठीक है क्या? चलिए भाई, तो शुरू कर देते हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि अपना लाइफ प्रोसेस है। यहाँ पे एनसीईआरटी में क्यूआर दे रखा है, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको यार मिलने वाला है एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे साइज को छोटा कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं। ठीक, चलिए जी, यहाँ पे अपना पहला लाइन लिखा है, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन अलाइव, व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। मतलब कि कह रहा है कि आप लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का डिफरेंस कैसे पता करेंगे। ठीक है क्या? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का डिफरेंस कैसे पता करेंगे, तो इसका क्या तरीका है कि लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंस पता करने का। तो हमने यार दो क्राइटेरिया अपने लेक्चर में बताया था, आप पुराना वाला वीडियो देखेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे। तो पहला क्राइटेरिया था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है क्या? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सेल के मिलने से टिश्यू और टिश्यू के मिलने से बाकी सब जो चीजें मिलती बनती है, क्या ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर पूरी की पूरी बॉडी। अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर है तो इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये सब चीजें पाई जाती हैं तो दैट ऑर्गेनिज्म इज लिविंग, और अगर ये चीजें नहीं पाई जा रही हैं तो दैट ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग। ठीक, चलिए, ये अपना जो था ये एक डिफाइनिंग क्राइटेरिया था, मतलब एकदम क्लियर कट क्राइटेरिया यही था। ठीक है क्या? चलिए भाई, दूसरा क्राइटेरिया हम पढ़ लेते हैं। दूसरा क्राइटेरिया था अपना मेटाबॉलिज्म। समझ में आया क्या? मेटाबॉलिज्म अपना दूसरा क्राइटेरिया था कि मतलब बॉडी के अंदर में जितनी टोटल रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है, बॉडी के अंदर में जो टोटल रिएक्शन होती है इन सब रिएक्शन को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर में मेटाबॉलिज्म रिएक्शन पाई जाती है वो लिविंग होता है, जिसके अंदर में मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं पाया जाता है तो वो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। समझ में आया क्या? चलिए जी, ये दो क्राइटेरिया अपने फंडामेंटल बेसिक क्राइटेरिया थे लिविंग और नॉन लिविंग को बताने का। ठीक, तीसरा, जैसे हम नॉन डिफाइनिंग क्राइटेरिया जैसे ग्रोथ आप बोलते हैं, तो ग्रोथ क्लियर कट क्राइटेरिया नहीं हुआ लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। समझ में आया क्या? ग्रोथ जो है अपना लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी अंदर पाया जाता है, और जो ग्रोथ है ये अपना नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी अंदर में पाया जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि ग्रोथ कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कोचिंग का ग्रो होना, हमारी कोचिंग है, अभी हमारा जो चैनल है यूट्यूब का धीरे धीरे ग्रो होगा, तो चैनल कोई लिविंग थोड़ी है, चैनल तो नॉन लिविंग। समझ में आएगा? जैसे कि बिल्डिंग का ग्रो होना, बिल्डिंग बनना, तो ये सब चीज समझ रहे होंगे। ठीक, चलिए, तो फिर अभी इसमें क्या है, अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये सब बस फालतू की चीजें हैं, इसका कोई सेंस नहीं है, आप अपने मन से पढ़िए। यहाँ पे कुछ लिखा है, देखिए, मूवमेंट ऑफ ओवर ए वेरी स्मॉल स्केल, ये सब चीज है। तो ये हमने बता दिया कि ग्रोथ जो होता है, सारा लाइन का मतलब ग्रोथ जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग इन दोनों के अंदर में होता है। तो ग्रोथ भी कोई एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं हुआ लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन करने का। ठीक है क्या? इसके बाद क्या लिखा है, वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ, वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस। तो अभी यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, ब्रेक डाउन लिखा है, ओवर टाइम, ऑर्डर, ये सब चीज क्या है, अपना मेटाबॉलिज्म जो हमने बोला है, मेटाबॉलिज्म, ये सब
यहाँ पे मेटाबॉलिज्म को डिस्कस कर रहा है। समझ में आया क्या? मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म कितने तरीके के होते हैं बेटा? तो दो तरीके के। पहला जो होता है वो होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल है, टूटेगा और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया तो ये हो गया कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या हो गया, यही छोटे छोटे सारे मॉलिक्यूल को हम जोड़ देंगे तो और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे तो होता है एनाबॉलिज्म। मतलब बॉडी के अंदर में जो टोटल रिएक्शन हो रही है ये सब किसके अंडर में आती है, तो ये सब मेटाबॉलिज्म के अंदर में आती हैं। और मेटाबॉलिज्म के कितने पार्ट होते हैं भैया, तो दो पार्ट होते हैं, एक तो एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म। समझ में आएगा? चलिए, इसके बाद आगे एनसीईआरटी क्वेश्चन भी पूछता है। तो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा, वाटर लिविंग प्रोसेस। तो लिविंग प्रोसेस क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, वाटर लिविंग प्रोसेस मतलब कि लिविंग प्रोसेस है क्या, तो लिविंग प्रोसेस है क्या कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में, कि मतलब कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में जो टोटल प्रोसेस चलती है वही लिविंग प्रोसेस है। समझ में आया क्या? कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में जो टोटल प्रोसेस चलती है, टोटल प्रोसेस, टोटल लिविंग प्रोसेस, टोटल लिविंग प्रोसेस जो चलती है वो सब में उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म ही तो बोलते हैं। ठीक है ना? टोटल जो प्रोसेस चलती है उसको क्या बोलते हैं भाई, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो जिस जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म पाया जाता है वो सारे के सारे लाइफ प्रोसेस के अंदर में आते हैं, और वो सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है लिविंग होते हैं। मतलब कि वो लिविंग, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में जितनी टोटल प्रोसेस होनी चाहिए, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर में वो सब प्रोसेस पाया जाता है तो वो है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ को चलाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं बॉडी के अंदर में, तो उन सभी प्रोसेस को मिला करके हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपना जो है डाइजेस्टिव प्रोसेस है, समझ में आया क्या? डाइजेस्टिव प्रोसेस हो गया, दूसरा क्या हो गया, सर्कुलेशन वाला, सर्कुलेटरी प्रोसेस हो गया, तीसरा जो है सर्कुलेटरी प्रोसेस, तीसरा क्या हो जाएगा भाई, तीसरा हो जाएगा एक्सक्रीटरी प्रोसेस हो गया। समझ में आया? उसके बाद रेस्पिरेटरी प्रोसेस, ठीक, रेस्पिरेटरी प्रोसेस एक्सेट्रा। प्लांट के, प्लांट भी लिविंग लिविंग होता है तो प्लांट के अंदर में भैया ट्रांसपिरेशन हो गया, और क्या हो गया, तो प्लांट के अंदर में फोटोसिंथेसिस भी होता है, तो प्लांट के अंदर में फोटोसिंथेसिस भी आपने देख लिया। तो ये सब प्रोसेस जो है ये सब लाइफ प्रोसेस है। मतलब एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए जिन प्रोसेस की जरूरत होती है उन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। समझ में आया क्या? मतलब कि लाइफ प्रोसेस का मतलब, लाइफ प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि वो सब प्रोसेस जो एक लिविंग बॉडी को सस्टेन करने के लिए जरूरत है, उन सभी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। एग्जैक्टली आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा हम मान सकते हैं, मान क्या सकते हैं, समझ में आ ही रहा होगा भाई। चलिए भाई, इस पीडीएफ को भी थोड़ा हम और अच्छे से देखते हैं। इसके बाद क्या लिखा है एनसीईआरटी में, तो थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं ताकि क्लियरली आपको सारी चीजें विजिबल हो पाए। यस, चलिए भाई, क्लियर होगा सारा कुछ यहाँ पे आपको। हाँ, सही है। तो इसके बाद देखिए इसमें और क्या एनसीईआरटी लिखता है। देखिए भाई क्या लिखा है, क्लास 7 वी आर जस्ट स्लीप मेंटेनेंस ऑफ जॉब। तो ये सब भी फालतू की चीजें हैं, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो काम की चीजें मैं आपको एनसीईआरटी में हाईलाइट करके दिखाता हूँ यार। तो देखिएगा यहाँ पे देखा, सिंस द मेंटेनेंस प्रोसेस नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज। तो ये जो चीज है यहाँ पे जो भी चीजें लिखी हैं इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के अंदर में, जैसे हमने बोला ना मेटाबॉलिज्म, तो ये बार बार यार घुमा घुमा करके बस मेटाबॉलिज्म को ही टारगेट कर रहे हैं। समझ में आया क्या? मतलब कि ये सब क्या टारगेट कर रहे हैं, सब के सभी मेटाबॉलिज्म को ही टारगेट कर रहे हैं, पर ये अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में होता क्या है। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे, जस्ट a second, a second। चलिए भाई,
यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ ब्रेक डाउन एनर्जी नीडेड हो रही है, मतलब बॉडी में हर एक काम करने के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। समझ में आया क्या, बॉडी में हर एक काम को करने के लिए क्या चाहिए। ओके, तो यार बॉडी में हर एक काम को करने के लिए आपको क्या चाहिए भैया, एटीपी चाहिए। वो एटीपी आपको कहाँ से मिलेगा, इस पूरे लाइन का मतलब ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मतलब कि बॉडी में जितने भी प्रोसेस हैं, सब चीज को करने के लिए, सारे काम को क्या चाहिए भैया, एनर्जी चाहिए ना। ये एनर्जी बॉडी में किस फॉर्म में मिलेगा, एटीपी के फॉर्म में, ठीक। तो वो जो एटीपी है कहाँ से आएगी हमारे पास, न्यूट्रिशन से, मतलब न्यूट्रिशन लेंगे तभी तो भैया एटीपी आएगी। तो एटीपी कहाँ से आ गया भैया, बॉडी से आ गया। तो बॉडी में किसी भी काम को करने के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट है, एटीपी की, और वो एटीपी सारा कहाँ पे आ जाएगा, न्यूट्रिशन से। और न्यूट्रिशन कहाँ से आता है, तो फूड लेने से क्या आ जाएगा भैया, न्यूट्रिशन आ जाएगा भाई। फूड लेने से न्यूट्रिशन आ जाएगा और न्यूट्रिशन से एटीपी ऑब्टेन हो जाएगा। तो बॉडी के अंदर में कितना भी टीयर चल रहा है, मतलब बॉडी में कुछ बन भी रहा है, बॉडी में कुछ बन रहा है, मतलब जितने भी बॉडी की अपने वियर एंड टीयर फिनोमिना है, कुछ चीजें बॉडी में बन रही हैं तो कुछ चीजें ब्रेक हो रही हैं। जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं तो मसल में क्या हो जाता है, थोड़ा सा ब्रेकिंग होता है, ठीक है ना, तो धीरे धीरे मसल ग्रो करता है। तो एक्सरसाइज करते हैं तो क्या एटीपी की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल यार एटीपी की जरूरत पड़ती है एक्सरसाइज के टाइम पे। तो वो एटीपी कहाँ से आता है, तो हम डाइट लेते हैं, खाना खाते हैं, वहां से एटीपी मिल जाती है, ठीक है क्या। तो इसमें ये सब चीजें लिखा हुआ है, वही चीजों को घुमा घुमा करके लिखा है। तो ये सब लिखा है। तो देखिए फूड को ऑब्टेन करने के लिए क्या प्रोसेस है, तो फूड को ऑब्टेन करने के लिए एक ही प्रोसेस है इस पूरे धरती पे, वो है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस कौन करता है भैया, प्लांट करते हैं, ठीक। और प्लांट के भी ऊपर, मतलब फोटोसिंथेसिस के ही ऊपर ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके सब डिपेंडेंट है। तो इस लाइन में इन्होंने वो सारा चीज बताने का कोशिश करा है कि फोटोसिंथेसिस के बारे में। समझ में आया क्या, देखिए इस यूनिवर्स में या फिर इस धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको खाना चाहिए, खाना तो चाहिए ही। तो खाना कौन बनाता है, तो खाना प्लांट बनाता है। प्लांट जिस प्रोसेस से अपना फूड बना रहा है उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। समझ में आया क्या, उस प्रोसेस को बोल दिया हमने फोटोसिंथेसिस। उसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से पौधे हैं अपना खाना बनाते हैं, और सारे के सारे इस अर्थ पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म उन्हीं फूड पे डिपेंडेंट है, चाहे डायरेक्टली चाहे से इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सब प्लांट के ही ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक। तो वो सारा चीज यहाँ पे एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन कर रखा है। समझ में आया क्या, चलिए जी इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। तो इसके आगे लिखा है द आउटसोर्स ऑफ एनर्जी could be quite varied since the environment is not under the control of individual. A source of energy broke down built in the body finally converted। तो ये सब चीज जो है केमिकल रिएक्शन जितना भी आप देख रहे हैं, तो ये जो पूरा का पूरा अगेन वही लाइन है आपका, मेटाबोलिज्म वाला। किस कौन सा लाइन है भाई, ये सब पूरा का पूरा लाइन हुई अपना मेटाबोलिज्म वाला। यहाँ पे अगेन मेटाबोलिज्म को समझाने का कोशिश किया हुआ है, ठीक। अभी हम क्या यार, बार बार हम ये जितना भी प्रोसेस है हम ज्यादातर मल्टी सेलुलर का ही डिस्कस करते हैं, हम अपना यूनिसेलुलर को अवॉइड थोड़ा करते हैं। तो यहाँ पे कुछ यूनिसेलुलर भी अपना खाना कैसे लेते हैं और यूनिसेलुलर कैसे सरवाइव करते हैं, मतलब यूनिसेलुलर का लाइफ प्रोसेस कैसे चलता है, इन सब चीजों को डिस्कस किया है इस लाइन के अंदर। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, in case of the single-celled organism, no specific organ for taking food, exchange of gases, or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment। ये बहुत अच्छी लाइन है, ये जो है इन्वायर, ये क्या है, इम्पोर्टेंट लाइन है। समझ में आएगा, इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसमें पूछता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये अपना लाइफ प्रोसेस कैसे करते हैं, क्योंकि इनके बॉडी में तो कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता ही नहीं है। जैसे हमारी बॉडी में सॉरी, हमारी बॉडी में क्या है, हर एक प्रोसेस को करने के लिए नेचर ने अलग अलग सिस्टम दे रखा है। जैसे डाइजेशन को करना है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन को करना है एक्सक्रीटिव सिस्टम, सर्कुलेशन को करना है तो सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर में हर एक काम को करने के लिए यार एक सिस्टम बना करके नेचर ने रखा हुआ है। फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनकी बॉडी में बस एक सिंगल सेल, तो वो अपना डेली का जो रिक्वायरमेंट है, जो पूरा ये सिस्टम है, ये अपना लाइफ का प्रोसेस है, ये कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इसमें कुछ लिखा है, बहुत अच्छा लाइन लिखा है कि इनके सब सिंगल सेलेड ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो सिंगल सेलेड ऑर्गेनिज्म है इनके बॉडी में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन तो होता नहीं है। तो ये जो है सारा का सारा प्रोसेस अपने बॉडी के सरफेस से करते हैं। और कैसे कर लेते हैं, तो क्योंकि इनका जो बॉडी का सरफेस जो होता है डायरेक्टली इन्वायरमेंट के टच में होता है। समझ में है क्या, मतलब
कि इनका जो बॉडी का सरफेस है पूरा का पूरा यार इन्वायरमेंट के टच में है, तो इससे हमें पता चलता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ का प्रोसेस कैसे करते हैं, क्योंकि इन जो भी यार अपनी ये बताइए जो कि आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनके बॉडी में कोई एक खास स्ट्रक्चर है नहीं। जैसे कि मान लीजिए इनके बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और डाइजेशन प्रोसेस करने के लिए कोई अलग से डाइजेस्टिव प्रोसेस नहीं है, सर्कुलेशन करने के लिए ये वाला प्रोसेस नहीं है, तो अलग अलग प्रोसेस नहीं है, तो ये ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे अपना लाइफ का पूरा प्रोसेस है कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ लिखा है। तो क्या आंसर आप देंगे, अगर कोई ऐसा पूछता है तो आप आंसर क्या देंगे, आप आंसर देंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सारा का सारा प्रोसेस किससे करते हैं, तो अपने बॉडी के सरफेस से। याद हो गया, बॉडी के सरफेस, किसके बॉडी के सरफेस से, तो अपने बॉडी के सरफेस से करते हैं। और कैसे कर लेते हैं, कैसे बॉडी के सरफेस से करते हैं, तो उसका आंसर क्या है, कि ये अपने बॉडी के सरफेस से इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनका जो बॉडी का सरफेस होता है इन्वायरमेंट के डायरेक्टली टच में होता है। समझ में आया क्या, अगर इन्वायरमेंट के डायरेक्ट टच में है तो ये प्रोसेस आराम से कर लेंगे। ठीक, इतना तक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए जी, इसके आगे बोलते हैं, बट व्हाट हैपन द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज एंड द बॉडी डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। तो ये किसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे भाई, तो ये जो बात हो रहा है यहाँ पे ये है मल्टी सेलुलर। समझ में आया क्या, मल्टी सेलुलर, अगर बॉडी कॉम्प्लेक्स हो गई बहुत सारे सेल से तो मल्टी सेलुलर, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग बॉडी में सिस्टम बना हुआ है। क्या बना है, बॉडी में अलग अलग सिस्टम। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो भी सिस्टम है सबके सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट भाई सिस्टम है तो ये जो ऑर्गेनिज्म है आराम से अपना लाइफ को प्रोसेस कर ले। ठीक, चलिए जी, समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, साथ के साथ बने रहिए। हमारी गारंटी है कि एनसीईआरटी आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में आया? चलिए, और हम इसके बाद जो लेक्चर लाएंगे वो तो अपना हम बेसिक्स टू एडवांस वाला लेक्चर लेकर के आएंगे, सब कुछ रहेगा, वो भी देखते रहिए, ये भी देखते रहिए, सब मजा आ जाएगा भाई, बोर्ड में 100% सीधा। चलिए जी, बोर्ड ही नहीं कंपटीशन में भी नंबर अच्छे आ जाएंगे। इसके बाद अगला पैराग्राफ क्या कहता है, वी हैव सीन प्रीवियसली इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस पार्ट स्पेशलाइज्ड फंक्शन दे पर परफॉर्म। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन दे परफॉर्म, मतलब हर एक चीज के लिए बॉडी पार्ट अलग अलग लिखा है। यहाँ पे देखिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, ऑर्गेनाइजेशन है, समझ में है क्या, ऑक्सीजन लेने के लिए अलग स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो सब कुछ है ट्रांसपोर्ट के अलग सिस्टम, ये हम पहले ही क्या कर चुके, डिस्कस कर चुके कि बॉडी के अंदर में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना, हर एक ऑर्गन अपना अलग अलग काम कर रहा है शांति से बैठ करके। ठीक, इस वाले पैराग्राफ में फिर अगेन इसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह लिखा है, तो उसके लिए एक्सक्रीटरी प्रोसेस दे रखा है। समझ में है क्या, कि बॉडी में जितना वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो एक्सक्रीशन प्रोसेस से। तो ये जितना भी अभी एनसीईआरटी में सब क्या था, इंट्रोडक्शन है, एनसीईआरटी आपको समझाना चाह रहा है इस लाइन के माध्यम से कि बाबू देखो इतना इतना चीज तुमको पढ़ना है और इस चैप्टर को इसी तरीके से पढ़ना है। समझ में आया? चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं अपना न्यूट्रिशन पे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, चलिए हम साथ के साथ क्वेश्चन भी डिस्कस कर ले रहे हैं। यहाँ पे लिखा वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। तो डिफ्यूजन से आप अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरा क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो डिफ्यूजन है स्मॉल ट्रांसपोर्ट है, मतलब कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ठीक है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी सरफेस होता है, ठीक है, सिंगल सेलेड होते हैं और इनके बॉडी में कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है, और इनकी जो O2 की रिक्वायरमेंट है, इनकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो कम है। ठीक, तो ये जो है यूनिसेलुलर अपना कंप्लीट कर पा रहे थे, पर हमारी जो O2 सप्लाई है, O2 डिमांड है, ऑक्सीजन की डिमांड है, वो क्या है, बहुत ज्यादा है। और हमारी बॉडी में इसके लिए एक अलग स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए। समझ में आया? इसीलिए हम डिफ्यूजन से अपना पूरा प्रोसेस कर नहीं सकते हैं। समझ में आया? लेकिन यूनिसेलुलर कर सकता है क्योंकि इसकी ऑक्सीजन डिमांड बहुत कम है। ठीक, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या रखा है, व्हाट इज क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेयर समथिंग इज अलाइव। तो क्या है, तो हमने बोल दिया कौन सा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, पहला क्राइटेरिया है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।
और दूसरा क्राइटेरिया क्या हो गया? मेटाबॉलिज्म। बच्चों क्लियर है क्या? हाँ, क्लियर होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म? क्या लिखा? व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म? आउटसाइड रॉ मटेरियल कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या लेता है? क्या है भैया? आउटसाइड से कुछ भी रॉ मटेरियल ऑर्गेनिज्म ले रहा है तो CO2, प्लांट CO2 लेता है, हम लोग O2 लेते हैं, वाटर हो गया, ये सब आउटसाइड के रॉ मटेरियल हम गैसेस प्लांट ले रहे हैं और अपना खाना बना रहे हैं, तो ये सब चीजें हो गई। ठीक, इसी तरीके से आपको बोर्ड में करते रहना है। जैसे टिक टिक, फिर नंबर भी टिक। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? लाइफ के लिए कौन सा प्रोसेस एकदम जरूरी है? तो इसमें अगर बोले तो एयर जरूरी है ना लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो ब्रीदिंग का प्रोसेस समझ में आया? ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, जो अपना सांस लेने की प्रक्रिया है, वो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है। समझ में आया क्या भाई? चलिए जी, ये समझ में आ गया होगा आपको एकदम अच्छे से। ठीक, तो हम थोड़ा सा स्लाइड को शिफ्ट करते हैं। जस्ट सेकेंड। और फिर इसको हम थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली ये चीज विजिबल हो पाए। चलिए भाई, यहाँ से आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा ये स्लाइड। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम इसको और करने का कोशिश कर रहे हैं। वेट वेट वेट। चलिए जी, अब क्लियरली विजिबल हो रहा है स्क्रीन पे हर एक चीज। तो यहाँ से हम खत्म करते हैं इसको, अपना न्यूट्रिशन वाला पार्ट। ठीक, तो देखिए भाई, न्यूट्रिशन में क्या लिखा है? तो न्यूट्रिशन देखो, ये सब कुछ लिखा है। हम अब चलते हैं, दौड़ते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, जो भी करते हैं, इसमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आएगी? तो फूड से। एनर्जी बॉडी किस फॉर्म में लेता है? एटीपी। एटीपी का मतलब भैया एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या बोला? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। समझ में आया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से हमें क्या मिलती है भाई? एनर्जी मिलती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। ठीक, इस एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। मतलब एक सेल के अंदर में एनर्जी करेंसी कौन सा होता है? तो यही एटीपी होता है। ये सब चीजें यार आप 9th में पढ़े हुए हैं कि एक सेल के अंदर में जो एनर्जी करेंसी है, किसी चीज को खरीदना है तो पैसा देना पड़ेगा ना। तो बॉडी के अंदर में कौन सा पैसा है? तो एटीपी से हर एक चीज खरीदा जा सकता है। ठीक, चलिए, इसके बाद क्या लिखा है? हाउ डू लिविंग थिंग गेट देयर फूड? मतलब कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म की हम बात कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा थोड़ी है कि बस हम मल्टी सेलुलर ही आते हैं, है कि नहीं? मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें हम बस मल्टी सेलुलर थोड़ी आते हैं, इसमें यूनिसेलुलर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। सही बात है कि नहीं है? सही बात है एकदम, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों आते हैं। तो यूनिसेलुलर अपना खाना कैसे लेते हैं और मल्टीसेलुलर अपना खाना कैसे लेते हैं? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम पढ़ेंगे यार स्यूडोपोडिया के बारे में, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम देखेंगे अलग अलग जो भी इनके डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके बारे में। ठीक, तो जैसा कि अभी हमने बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, तो इसकी बॉडी में एक सिंगल सेल पाया जाएगा, और इसी सिंगल सेल की बॉडी के सरफेस से ये अपना खाना भी ले लेता है। और हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में इसके लिए एक अलग अलग सिस्टम है। तो उस सिस्टम का नाम क्या भाई? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे कि पौधे और हम अपना खाना कैसे ऑब्टेन करते हैं। समझ में आया क्या? चलिए जी, इसके आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा है, द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल organism but is fulfilled in different ways. Some organism use simple food material obtained from inorganic source in the form of carbon dioxide and water. मतलब कि ये जो चीज लिखा है ये किसके लिए है? तो ये है प्लांट के लिए।
प्लांट ही तो ये सारी मटेरियल को यूज करके अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। तो ये लाइन किसके लिए लिखा भाई? प्लांट के लिए। प्लांट क्या यूज करता है? CO2 ले लेगा, H2O ले लेगा और यहाँ से अपना खाना बना लेगा। तो ये सब चीज किसके लिखा है भाई? ये सब जो चीज है ये लिखा है अपना प्लांट के बारे में। ठीक है क्या? चलिए जी, इसके आगे यहाँ पे कुछ और ऑर्गेनिज्म है जो यूटिलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ठीक, और उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर वन में बिफोर दे हैव टू यूज द कीप एंड ग्रो इन द बॉडी। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव प्रोसेस। ये जो डाइजेस्टिव प्रोसेस का डिफिनीशन भी यही होता है। डाइजेस्टिव प्रोसेस का डिफिनीशन क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को, क्या बोले, कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर देना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव प्रोसेस। ठीक है ना? सिंपल फॉर्म में क्यों ब्रेक कर रहे हैं? ताकि हम बॉडी में एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक करना क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक करके बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब कर लेना। दैट प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। समझना है क्या? सॉरी, दैट प्रोसेस इज नोन एज द डाइजेस्टिव प्रोसेस। ठीक, तो इसी डाइजेस्टिव प्रोसेस में ये सारा काम हम कर रहे हैं। तो ये जो लाइन लिखा है किसके लिए लिखा है? हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना प्लांट से लेते हैं। तो प्लांट से हम अब सारा का सारा अपना खाना लेते हैं और प्लांट के से जो भी खाना ले रहे हैं, तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लिखा है, तो इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का मतलब भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए जी, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो लिखा है यहाँ पे ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लिखा है ना यहाँ पे, इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में क्या हो गया, हम खाने में क्या ले सकते हैं? तो हम कुछ भी खाएं, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है खाने से, और प्रोटीन खाने से, और फैट। मतलब कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है खाने की। खाने में तीन चीजें पाई जाएंगी और ये तीन चीजें जो है खाने में पाई जाएगी। तो यही तीन चीजें क्या है? अपना कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है। समझ में आया क्या? ये तीनों चीज क्या है अपना? भाई कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है। ठीक, इन्हीं कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को हम तोड़ तोड़ करके सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भैया? डाइजेस्टिव प्रोसेस। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में जो प्रोसेस हो रहा है इसको क्या बोल रहे हैं? डाइजेस्टिव प्रोसेस। इसके लिए बॉडी में एक सिस्टम बना है, इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए जी, इसके बाद क्या है? इसके बाद ये सब कुछ लिखा है, अचीव ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट और एंजाइम। तो खाने को हम किसकी हेल्प से तोड़ते हैं? तो ये बायो कैटलिस्ट। इस बायो कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं? एंजाइम। अगर व्हाट इज एंजाइम आपसे पूछा जाए कि एंजाइम क्या है, तो एंजाइम आर द बायो कैटलिस्ट। आप एक डिफिनीशन तो यहाँ से लिख सकते हैं, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। अभी यहाँ से आप इतना समझ सकते हैं, ठीक है ना? चलिए जी, thus the heterotroph survival depend directly or indirectly on the autotroph। यहाँ पे अभी हम जितना लाइन अभी चिल्ला चिल्ला बताए, ये सारा लिखा है। हेटरोट्रॉपिक सर्वाइवल किस पे डिपेंड है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो ये सारे के सारे हेटरोट्रॉपिक जो है ये ऑटोट्रॉप पे डिपेंडेंट है। ऑटोट्रॉप का मतलब, ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉप का मतलब फूड का एक चैन, मतलब फूड लेना, ऐसा मान सकते हैं कि जो ऑटोट्रॉफ है अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटो का मतलब सेल्फ, ऑटोट्रॉपिक अपना खाना खुद बनाते हैं, इनको ऑटोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ दूसरे पे डिपेंड होते हैं, इसलिए इनको हेटरोट्रॉफ। जो हेटरोट्रॉफ है किस पे डिपेंड होगा? दूसरे पे। ऑटोट्रॉफ पे ही डिपेंड होगा, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। चलिए जी, इसमें हम अब आगे क्या देखते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऑटो का मतलब हमने क्या बताया? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब फूड, ऐसा मान सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो गया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक है क्या? अपना खाना पौधा कैसे बनाएगा? तो यहाँ पे, तो खाना कैसे बनाएगा? तो इसके लिए पौधे के अंदर में कौन सा प्रोसेस चलता है? तो ये आप बचपन से जान रहे हैं कि इसके अंदर में क्या चलेगा? फोटोसिंथेसिस चलेगा। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा और पौधा अपना खाना बनाएगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए देखिए, जैसे फोटोसिंथेसिस आपको करना है ना, जैसे आपको खाना बनाना है, आप ही को मान लीजिए खाना बनाना है, जैसे मान लीजिए, तो इसके लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट चाहिए ना। ठीक है, समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि आलू का पराठा बनाओ, क्या बनाओ? आलू पराठा। क्या बोला? आलू का पराठा। आलू का पराठा के लिए आपको क्या चाहिए? कुछ मटेरियल रिक्वायरमेंट चाहिए। पहले तो आलू लेंगे, आलू ले लो, प्याज ले लो,
धनिया ले लो। ठीक, तो आलू लेंगे, प्याज लेंगे, धनिया लेंगे, और भी लहसुन ले लो, अदरक ले लो, लहसुन ले लो, अदरक ले लो, और क्या ले लो, नमक ले लो, मसाला ले लो। ये सारा कुछ लिखेंगे। ठीक, और भी जो पड़ता होगा यार, आप जानते होंगे, हमें तो खाना वाना बनाना आता नहीं है। तो ये सारा चीज आप ले लेंगे। उसके बाद आटा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, समझ में आया? तो ये सारा कुछ मिला करके आप आलू का पराठा बना लेंगे। तो इसी तरीके से अगर पौधे को अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना है, क्या करना है? अगर पौधे को अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना है, तो पौधे को भी कुछ रॉ मटेरियल चाहिए ना भाई, खाना बना रहा तो कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। तो वो रॉ मटेरियल क्या क्या होता है? पौधा क्या लेता है? वो जो रॉ मटेरियल है भाई, तो रॉ मटेरियल में पौधा CO2 लेता है। CO2 कहाँ से लेता है? तो एटमॉस्फियर से ले लिया। ठीक, क्योंकि एटमॉस्फियर में तो बहुत सारा गैस है। और H2 पौधा जो है अपने रूट से एब्जॉर्ब करता है। ठीक, तो ये सब मिला करके पौधा क्या बना देगा? ग्लूकोज। क्या बनाएगा? ग्लूकोज। ठीक, अपना खाना बना लेगा और ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, जो हम लोग सांस में ले लेंगे अपने। ठीक, तो यहाँ पे चलिए एनसीईआरटी का लाइन भी देख लेते हैं, परवाही ना करते हुए जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो देखना एकदम। CO2 and energy requirement of the autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis। तो कौन सा प्रोसेस किया? फोटोसिंथेसिस। इन दिस प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ टेक इन सबस्टेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, तो किस में कन्वर्ट कर देगा? ऐसा कुछ में ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो देखिए जो रॉ मटेरियल है CO2 और H2O ले लेगा और इसको ग्लूकोज बना देगा। क्या बना देगा? ग्लूकोज, विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, देखिए ग्लूकोज ही कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट बना दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक, तो सनलाइट लेगा और क्या? क्लोरोफिल भी लेगा। और कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। और प्लांट को भी तो अपना अलग प्रोसेस करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट से ले लेगा, मतलब ग्लूकोज से ले लेगा। फिर उसके बाद ये लिखा है, फिर नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। क्यों नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे? सब इसी सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक, द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इसको ध्यान से रखिएगा, ध्यान से याद करिए। क्या याद रखिए? स्टार्च के बारे में। जैसे मान लीजिए कितना खाना बनाए आप, ठीक, आप सारा का सारा खाना तो खा नहीं लेंगे। ठीक, इसी तरीके से पौधा जितना भी ग्लूकोज बनाता है, ऐसा थोड़ी करता है कि सारा का सारा ग्लूकोज अपने ही खा लेता। अपने ही खाएगा तो हम लोग को कहाँ से मिलेगा? ठीक है ना? तो प्लांट जो ग्लूकोज बनाता है, मतलब ये सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है? तो स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है ना? तो यहाँ पे आइए एक चीज और लिख देते हैं कि जो प्लांट है अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? तो स्टार्च के फॉर्म में। लेकिन लेकिन एनिमल, हम भी लोग तो एनर्जी कुछ स्टोर करके रखते हैं, तो हम एनिमल जो है अपना एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? मतलब जो खाना हम बनाते हैं ग्लूकोज, वो हम कन्वर्ट करके रखते हैं अपना ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक, और ग्लाइकोजन के फॉर्म में कहाँ पे कन्वर्ट करके रखते हैं? लीवर के अंदर। लीवर लीवर लीवर, जॉनी लीवर नहीं, ये लीवर के अंदर में। समझ में आया क्या? चलिए हम थोड़ा और बड़ा हो जाते हैं, तो हम छोटे हो गए थे। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है ऑटोट्रॉपिक मॉड्यूलेशन के बारे में? तो भैया बोलिए जय श्री राम। नहीं नहीं, जय श्री राम नहीं बोलना है, जय माता देवी नहीं बोलना है, बाद में बोलना है। पहले क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब समझ लीजिए फूड की चैन। ठीक, तो यहाँ पे, या फिर ट्रॉपिक का मतलब ले लीजिए खाना बनाने का तरीका। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। तो कौन है अपना जो खाना खुद बनाता है? हम सब। हम सब अपना खाना नहीं भाई, मतलब कि रॉ मटेरियल से अपना खाना बनाना। ठीक है ना? हम भी तो रॉ मटेरियल लेते हैं। मतलब कि अपना खाना नेचर में इन्वायरमेंट के मटेरियल यूज करके खुद ही बना लेना, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट जो है सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पे है? प्लांट के फुटियों में है, मतलब प्लांट के लीफ में है। और क्लोरोफिल ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है इसको क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल और सनलाइट का हेल्प ले लेगा और अपना खाना खुद बना देगा। कौन? प्लांट। ठीक, प्लांट अपना खाना खुद बना लेगा। ठीक, और क्या यूज कर लेगा? CO2 जो एटमॉस्फेयर में है, और पानी रूट से एब्जॉर्ब कर लेगा, इससे अपना खाना बना लेगा। खाना क्या बनाता है? किस फॉर्म में? तो कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को और सिंपल में बोलना चाहो तो ग्लूकोज बना देगा। ठीक, जितना भी प्लांट है सारा कार्बोहाइड्रेट बनाता है, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट है उसी कार्बोहाइड्रेट का यूज करके प्लांट अपना एनर्जी ले लेगा। ठीक है ना?
अरे इसी को तो तोड़ करके हम एटीपी बनाएंगे, ठीक है ना। तो उस खाने से अपना भी काम चला लेगा, अपना भी एनर्जी का काम निकाल लेगा, और बाकी का बाकी जो बचा कार्बोहाइड्रेट या फिर जो ग्लूकोज बना, प्लांट उसको स्टोर करके रख लेता है। तो किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है, तो स्टार्च के फॉर्म में। लेकिन जो एनिमल होते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में। समझ में आया क्या। तो अभी तक जितना भी हम बकवास किए ये सब ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। चलिए जी, इसमें हम थोड़ा सा और फोटोसिंथेसिस के बारे में देख लेते हैं। जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड में थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको, कि कोशिश करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी का सही से कर पाए। अरे यार, ये तो पूरा इसमें रायता फैल गया जी। क्या फैल गया, रायता। सर आप रायता क्यों फैला रहे हैं, ठीक ही तो गलती है। हाँ, हमारा गलती थोड़ी है, तो सिस्टम की गलती है। क्या आपको कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा, इतना सा, तो थोड़ा थोड़ा। चलो भाई, हमें सब क्लियर कर लेते हैं। सब हमने मिटा दिया, ठीक। अब फिर यहाँ पे हम रायता फैलाएंगे, एकदम साफ। अरे मास्टर कितना साफ करोगे तुम, एकदम इसको साफ कर लोगे क्या। यहाँ पे देखिए एनिमल जो है अपना ग्लाइकोजन, देखिए जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिला आप एनसीईआरटी में किनारे किनारे नोट करते चलिए, ठीक। इससे आपको फायदा मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा तो बाद में पता चलेगा कि क्या फायदा मिलेगा। पता है तुमको फायदा क्या मिलेगा, ठीक है ना। चलिए जी, चलिए जी, ये क्लियरली आपको विजुअल हो रहा होगा यार। तो हम थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, अब चीजें सही हो गई। टीसू, हाँ। चलिए भाई, ये आपको क्लियरली विजुअल हो रहा है ना। चलो भाई, चलो जल्दी जल्दी पढ़ो। देखिए जी, यहाँ पे जो प्रोसेस है इसको ध्यान से देखिएगा। तुम क्या आ जाएगा यहाँ पे, अभी हम जितना भी फोटोसिंथेसिस बताया तो उसमें रॉ मटेरियल पौधा कुछ यूज कर रहा है, तो रॉ मटेरियल क्या हो गया, CO2 हो गया। CO2 कहाँ से आता है, तो एटमॉस्फियर से। कहाँ से आता है, तो एटमॉस्फियर से। H2O कहाँ से आता है, तो रूट से। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का, हरा हरा कलर करे, हमारे शर्ट के कलर का क्या, हाँ, पिगमेंट होता है, ठीक। सनलाइट, कभी कभी कुछ की बुक में यूवी भी लिखा रहता है, मतलब अल्ट्रावायलेट रे, ठीक। तो यूवी आ गया, इससे क्या बन गया, ये देखिए ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, यही क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। देखिए, इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर में बहुत सारा चीज आता है, जैसे ग्लूकोज आ गया, फ्रक्टोज आ गया, सुक्रोज आ गया, ठीक। ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म है। स्टार्च ये कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है, समझ में आया। तो वो सब चीज, इसके बाद क्या है, O2। ये जो O2 है ये क्या कर लेगा, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्या है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यही O2 तो हम अपने सांस में लेते हैं, इनटेक कर लेगा, और कुछ अमाउंट ऑफ H2O भी पौधा रिलीज कर देगा। समझ में आया क्या, ये जो H2O है ये किस प्रोसेस से करता है, तो आगे हम प्रोसेस पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन। क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपीरेशन। तो उसमें हम ये सब देख लेंगे कि इस ये जो H2O है ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से आ रहा है। समझ में आया क्या। चलिए जी, अब थोड़ा सा इसके आगे पढ़ लेते हैं कि इस फोटोसिंथेसिस में क्या क्या प्रोसेस होता है, तो कैसे पौधा सब चीजें एब्जॉर्ब करता है। समझ में आया। चलो भाई, इसमें देखिए एक आपका क्या है, ग्रीन कलर का लीफ है, इसमें मिड ड्रिप है। ये क्या है, मिड ड्रिप। मिड ड्रिप क्या है, जो एक पतली सी ऐसा आम का पत्ता उठा के देखिए, तो यहाँ पे एक ऐसा है ना मिड ड्रिप, इसको बोलते हैं। ये जो है पूरा पत्ती, इसको बोलते हैं लेमाइना या फिर लीफ प्लेट, जो साइड का है, और वेन। तो देखिए ये जो मिड ड्रिप हो गया, मिड ड्रिप हो गया, वेन हो गया, ठीक। यहीं से जो पौधा है ये क्या करता है भाई, H2O के अंदर में आता है। H2O चाहिए ना यहाँ पे, तो वो H2O इसी के को इसको सप्लाई कर देगा, ठीक। अब देखिए, ये जो मिड ड्रिप वगैरह है ये जाइलम और फ्लोएम का पार्ट है। तो जाइलम और फ्लोएम क्या है, एक वेस्कुलर बंडल है। इनका काम क्या होता है, तो भैया ट्रांसपोर्टेशन, मतलब
पानी को लाना और खाना को पहुंचाना इधर से उधर, ये पूरा का पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ये कौन करता है? तो जाइलम और फ्लोएम। पत्ती में सब कुछ होगा, क्योंकि पत्ती में क्या चाहिए भाई? पानी चाहिए ना, तो पानी किससे आता है? तो जाइलम से। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर। और फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? अभी इतना याद रखिए कि फ्लोएम जो है फूड। देखिए, जो से जाइलम, जो से जल, जो से जाइलम, जो से जल, फ से फ्लोएम, फ से फूड, फ से फ्लोएम, फ से फूड, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम है, इनका काम क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक चीज को इधर से उधर पौधे में लेकर के जाने का काम। ठीक। चलिए, यहाँ पे वैक्सीक्यूटिकल क्या होता है? जैसे आप अरबी का पौधा देखेंगे, ठीक है ना? कुछ पत्ते आप देख रहे होंगे नेचर में, कुछ पत्ते ऐसे होते हैं कि इस पे पानी डालेंगे तो पानी फिसल के नीचे चला जाएगा, ठीक है ना? पानी डाले तो पानी क्या हो जाएगा? फिसल के नीचे चला जाएगा, मतलब पत्ता भीगेगा ही नहीं। तो उस पे क्या, उसके ऊपर लगा है यही वैक्सीक्यूटिकल जो लिखा है ना, यही इसी की वजह से जो हम पत्तों पे पानी डालते हैं तो पत्ता भीगता नहीं है, तो ये वैक्सीक्यूटिकल है। ठीक। ये है अपर एपिडर्मिस, मतलब उसका ऊपर का सबसे पार्ट, ठीक है ना? इसके बाद देखिए यहाँ पे ये है क्लोरोप्लास्ट। बेसिकली ये जो सेल बना है, इस सेल को हम बोलते हैं मीजोफिल सेल। क्या बोलते हैं भैया? मीजोफिल सेल। ठीक। इसको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल। समझ में आया? इसी मीजोफिल सेल के अंदर में जो है सब अपना क्लोरोप्लास्ट है, एयर स्पेस है, गार्ड सेल यहाँ पे है, ये है लोअर एपिडर्मिस, तो लिव का कुछ पार्ट रहा। तो चलिए, ये सब तो चीज आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना? देखिए, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर में जो पिगमेंट है हमारा, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है भैया? तो क्लोरोफिल होता है। समझ में आया क्या? इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। और क्लोरोफिल पिगमेंट जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से इनका यूज हो रहा है, और सनलाइट तो नेचर से आ ही रहा है। तो होपफुली आप एक एक चीज को समझ पा रहे होंगे। CO2 एटमॉस्फेयर से, पानी रूट से, किसके थ्रू? तो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू आ गया। CO2 जो है ये भी जो है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से आया। CO2 ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से मिला। किस प्रोसेस से आया है? तो CO2 ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। कौन सा प्रोसेस से आया है? तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। ये जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस से आया है। कहाँ से आया है? तो रूट से आया है। किसके थ्रू? तो जाइलम के थ्रू। जाइलम के थ्रू। ठीक। क्लोरोफिल कहाँ से आया है? तो लीफ के अंदर में था। यूवी सनलाइट नेचर दे दिया, ये सब स्टोर हो गया। ठीक। देखिए, अब ये जो ग्लूकोज है, इनको भी तो पूरी बॉडी में फैलाना है प्लांट के, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका ये जो है फ्लोयम। कौन है? फ्लोयम से पूरी इधर उधर चला जाएगा। O2 हम ले लेते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, हम अपनी बॉडी के लिए यूज करते हैं। और H2, ये भी सब बता दिए, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ठीक। चलिए जी, इसके बाद हम एक्चुअली देखते हैं एक्चुअली व्हाट हैपन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और कौन कौन से इवेंट होते हैं। ठीक ना? तो ये बेसिकली जो रिएक्शन है ना, इसको आप आगे के क्लासेस में दो रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आप क्लास 12th में जाएंगे तो आप दो रिएक्शन पढ़ेंगे। ये सब हम मिटा देते हैं। ठीक। तो दो रिएक्शन कौन से पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे कि एक तो प्लांट के अंदर में लाइट प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है? ये जो प्लांट के अंदर में दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, समझ में है क्या? प्लांट के अंदर में भैया दो तरीके के प्रोसेस होते हैं। एक तो जो होता है, इसको बोलते हैं लाइट प्रोसेस, एक होता है डार्क प्रोसेस। ठीक। लाइट प्रोसेस के जो इवेंट हैं, अगर कोई आपसे पूछता है लाइट प्रोसेस, तो आप ये बोल सकते हैं कि लाइट प्रोसेस में क्या होता है, पहले जो सनलाइट आ रही है, बताइए पौधा उसको एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं? एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्ब ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, तो लाइट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है? इसके थ्रू पौधा, तो क्लोरोफिल से एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है क्या? इसके बाद क्या करता है पौधा? ये जो है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। समझ में आया? मतलब कि जो लाइट एनर्जी है, उसको केमिकल एनर्जी में, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, अगर आप बच्चों यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है ना? यहाँ पे क्या करिए, एकदम ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्जन होता है। ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है। ये सब क्या है भैया? ये सब केमिकल ही तो है, ये सब क्या है? केमिकल एनर्जी। और यहाँ पे लाइट यूज हो रहा है। इसके बाद एक ग्लूकोज क्या है? केमिकल है। तो देखिए, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट
कन्वर्जन हो जा रहा है। समझ में आया क्या? कि फोटोसिंथेसिस में देखिए लाइट एनर्जी से सनलाइट, लाइट भी क्या है? एक एनर्जी का ही तो फॉर्म है। तो जो सनलाइट है ये कौन सी एनर्जी है? तो सोलर एनर्जी। ठीक, तो सोलर एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है? तो इसमें ग्लूकोज में, मतलब कि केमिकल, कौन से? केमिकल एनर्जी। ठीक, चलिए जी। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? और ये जो पानी है इसको पौधा ऐसे ही थोड़ी लेगा, इस पानी को स्प्लिट कर देगा, मतलब H2O को तोड़ देता है किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। देखिए यहाँ पे हम एक बार और आपको ध्यान से समझा देते हैं। जैसे पौधा H2O को पाएगा ना भाई, तो यूवी के प्रेजेंस में, मतलब इस लाइट का यूज करके ये किसमें कन्वर्ट कर देगा? हाइड्रोजन में। और किस में कन्वर्ट कर देगा भैया? ऑक्सीजन में। तो देखिए दो O2 हो गया ना, तो यहाँ पे हम 1/2 लिख देंगे, तो एक O2 हो जाएगा। ठीक, H2 ये भी क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा, और O2 भी एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा। समझ में आया क्या फोटोसिंथेसिस आपको? ठीक, चलिए जी, होपफुली आपको सब चीजें यार समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा एक चीज को और हाईलाइट कर देते हैं। ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा यार, कि H2O को हमने तोड़ा है यूवी के प्रेजेंस में। ठीक, अब देखिए यहीं पे हम एक चीज आपको और थोड़ा सा हाईलाइट और अच्छे से करके समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए हम एक ही जगह पे यार सारा चीज पढ़ लेंगे कि बार बार पढ़ने का जो नौटंकी है ना, ये सब खत्म हो जाए। ठीक, अब 10 किताबें पढ़ेंगे, 10 लोग को सुनेंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। आप यहाँ से देखिए, आपको हर एक चीज मेरी गारंटी है। मैंने क्या बोला? गारंटी है कि आपको लाइन एनसीईआरटी की एक एक लाइन और काफी डेप्थ में मैं आपको समझा के छोड़ूंगा। ठीक, ताकि आपको इधर से उधर से, आकाश से पाताल से, कहीं से क्वेश्चन पूछा जाए आप अच्छे से जवाब दे पाए। ठीक है ना? चलिए जी, यहाँ पे क्या है? ये जो CO2 है, देखिए यहाँ पे कार्बन है, CC यहाँ पे है, मतलब कि ये जो ग्लूकोज बनता है ये प्लांट में CO2 से बनता है। ठीक है ना? इस CO2 से एक ग्लूकोज बनता है। और देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो जो ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ना, ये किससे रिलीज होता है? तो H2O से O2 रिलीज होता है। और CO2 का यूज क्या है? वो ग्लूकोज। CO2 का क्या यूज है भैया? ग्लूकोज। अरे यार ये क्या हो गया? CO2 तो गैस था, मतलब गैस का यूज करके, मतलब एक CO2 जो कि हम मानते हैं कि जरूरी नहीं है, मतलब एक हार्मफुल चीज को यूज करके क्या बना दिया? कुछ बना दिया, मतलब इतना अच्छा चीज बन रहा है। तो यही तो इम्पोर्टेंट बात है, यही तो खास बात है नेचर की। देखिए कि फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहा है, एक CO2 जो गैस हमारे काम की नहीं है, उस गैस को भी यूज करके पौधा इतना अच्छा चीज बना रहा है यार, ग्लूकोज। और यही इसी एनर्जी पे हम डिपेंडेंट हैं, इसीलिए कहते हैं पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। ठीक, चलिए समझ में आ गया ना? तो अगर कोई पूछे कि जो ये CO2 H2O ग्लूकोज है, ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होता है? ऑक्सीजन H2O से के टूटने से। अभी देखिए यहाँ पे हमने रिएक्शन लिखा है कि नहीं? यहाँ पे हम कौन सा रिएक्शन लिखे भाई? यहाँ पे ये वाला जो है अपना ये वाला, हाँ, ये जो है अपना O2 वाला। ठीक, ये जो O2 है अभी हमने लिखा ना, ये O2, तो ये O2 भाई कहाँ से आया? ध्यान से देखो, ये जो O2 है अपना कहाँ से आया है? ये O2 H2O के टूटने से। मतलब देखिए यही H2O है, टूट रहा है, क्या बन रहा है? H2 बन रहा है, और हाफ O2 बन रहा है ना। ये सारा कुछ जो चल रहा है ये वही वाला है। समझ में आया? तो इसी ये कैसे हो रहा है? तो लाइट का यूज करके। समझ में आ गया? ये जो दोनों प्रोसेस अभी हमने बताए, कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है पौधा किसकी हेल्प से? तो क्लोरोफिल की हेल्प से। ठीक है ना? तो ये दोनों प्रोसेस हैं लाइट प्रोसेस। इसके बाद का जो भी प्रोसेस होता है, ये सब डार्क प्रोसेस के अंदर में आता है। डार्क प्रोसेस का ऐसा नहीं है कि ये अंधेरे में होगा, और ना ही लाइट का प्रोसेस का मतलब ये है कि ऐसा कुछ। ठीक है ना? चलिए, लाइट प्रोसेस में तो लाइट की रिक्वायरमेंट होगी, पर डार्क प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि ये अंधेरे में ही होगा, रात में। ठीक ठीक ठीक, कहाँ चला गया भाई कर्सर? चलिए जी, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो तीसरा चीज क्या लिखा है यहाँ पे? देखिए बच्चों, ये तीसरा चीज लिखा है अपना रिडक्शन। क्या लिखा है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट है रिड्यूस होकर के, ये कार्बन डाइऑक्साइड है रिड्यूस होकर के किसमें चला जा रहा है? कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे एक चीज लिखा है कि रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। इसको हम ध्यान से समझते हैं कि रिडक्शन का मतलब क्या। ठीक, तो इसको समझने के लिए चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम स्पेस ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, कि रिडक्शन का बच्चे ऐसे क्या करते हैं, सीधे पढ़ लेते हैं रिडक्शन रिडक्शन।
पर आपको समझना जरूरी है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हुआ। देखिए, जो रिडक्शन है क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का, अगर हाइड्रोजन कहीं पे ऐड हो रहा है तो रिडक्शन, एंड रिमूवल क्या बोलेंगे, री अरे यार रिमूवल लिखो यहाँ, रिमूवल ऑफ CO2 मतलब कार्बन डाइ सॉरी CO2 बोलना है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोला, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। टेक्निकल ग्लिच आ जा रहा है यार। चलो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन को हटाना, और एडिशन किसका, तो हाइड्रोजन को ऐड करना, मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना और ऑक्सीजन को हटाना, इज कॉल्ड रिडक्शन। समझ में आया। तो यहाँ पे रिडक्शन का मतलब देखिए, CO2, इसी CO2 से तो ग्लूकोज बन रहा है, इसीलिए हम आपको लाइन बार बार समझा रहे थे। इसी CO2 से क्या बन रहा है भैया, इसी CO2 से बन रहा है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज देखिए इस CO2 में यहाँ पे H2 ऐड किया जा रहा है कि नहीं, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे H2 ऐड किया जा रहा है ना, देखिए हाइड्रोजन ऐड किया जा रहा है ना। तो एक ऐसा प्रोसेस है रिडक्शन, इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। समझ में आया क्या बच्चों, अरे समझ में आया क्या बच्चों, एक एक चीज समझ में आ गया। चलिए जी, यहाँ तक समझ में आ गया कि किसका एडिशन और किसका रिमूवल। तो हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूवल, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और इसका उल्टा कर देंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो CO2 का रिडक्शन हो करके अपना ग्लूकोज बनता है। ठीक, तो जो लाइट प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, ये जो तीसरा, एक तीसरा प्रोसेस हमने क्या लिखा है, रिडक्शन वाला। तो एक कौन सा प्रोसेस है, अपना डार्क प्रोसेस है, और बाकी ये जो दोनों हैं ये कौन से प्रोसेस है, लाइट रिएक्शन के पार्ट है। समझ में आ गया क्या। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में बस इतना ही था और इतनी ही चीजें समझने की थी। आगे देखिए, दिस स्टेप नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। फॉर एग्जांपल, लेजर प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, ठीक बात, and prepare an intermediate which is acted upon the energy absorbed by the chlorophyll during the day। इसीलिए मैंने बोला कि लाइट रिएक्शन को मतलब सॉरी, जो डार्क रिएक्शन है कोई जरूरी नहीं है कि ये डार्क में होगा। समझ में आया क्या। तो डेजर्ट प्लांट का एग्जांपल लेकर के यहाँ पे आपको समझा दिया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा है, let us see how each of the component of the reaction are necessary for photosynthesis। यहाँ पे एनसीईआरटी में कहता है कि हम कैसे मान लें कि जो तुम बोल रहे हो कि CO2 का यूज करके खोज बन जाएगा। हम क्यों माने कि अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा, अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो खाना नहीं बनेगा। समझ में है क्या, एनसीईआरटी में कह रहा है कि हम कैसे माने, ठीक है ना, कि हम कैसे मानेंगे। जैसे हमने बोल दिया कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए बच्चों क्या चाहिए, तो क्लोरोफिल चाहिए, आपने मान लिया, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट थोड़ी मानेंगे, साइंटिस्ट तो बोलेंगे कि बेटा हम कैसे माने कि क्लोरोफिल जरूरी है, कि जो तुम बोल रहे हो कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल जरूरी है, ये सही बात है। तो साइंटिस्ट तो इतने आसानी से मानने वाले है नहीं बात। तो कौन सा तरीका है, तो कैसे हम प्रूफ करेंगे, तो हम क्या करेंगे, साइंस में एक एक चीज को क्या करते हैं भाई, प्रूफ करके बताते हैं। अच्छा अच्छा, देखिए जो हम बोल रहे हैं वो सही है, ठीक। तो आइए भाई, देखते हैं यहाँ पे कि जो हम बात बोल रहे हैं एकदम सही है कि, तो पहला चीज जो है यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व ए क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप, जो कि ये वाला था, हमने पूरा अच्छे से समझा दिया। वी विल नोटिस द सम सेल कंटेन ग्रीन डॉट, मतलब इसी को क्लोरोफिल बोलते हैं। ग्रीन डॉट आर द सेल ऑर्गेनेल, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोल दिए, और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल था। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कह रहा आइए हम एक एक्टिविटी करते हैं, इससे पता चलेगा कि कैसे हम मान लें कि क्लोरोफिल जो है जरूरी है, ठीक। इस एक्टिविटी में क्या है, तो चलिए हम थोड़ा सा पढ़ के भी बता देते हैं। देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है भैया वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट एक टेस्ट है जिससे हम ये बताते हैं कि क्लोरोफिल इसेंशियल है ना फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, कौन से एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं इस बात को, तो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक। चलिए जी, एक्टिविटी ये आपके लैब मैनुअल में भी आएगा, तो यहीं पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, टेक ए पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड। पहले तो हम समझ लेते हैं भाई, वेरीगेटेड लीफ का मतलब क्या होता है। वेरीगेटेड लीफ का मतलब ये है, जैसे कुछ कुछ जगह पे
एक ग्रीन ग्रीन पार्ट है, ठीक? कुछ कुछ जगह पे क्या है, ग्रीन ग्रीन पार्ट है, और कुछ कुछ जगह पे पीला वाला पार्ट, समझ में आ गया ना? ये जो डॉटेड डॉटेड इस तरीके की जो लीफ होती हैं, ठीक है ना, जो चितकबरे कलर के होते हैं, ठीक है ना, कहीं पे क्लोरोफिल है, कहीं पे क्लोरोफिल का एब्सेंस, मतलब पैचेज के फॉर्म में यहाँ पे ग्रीन पार्ट है और पैचेज के फॉर्म में ये येलो पार्ट है, तो इस टाइप के लीफ को क्या बोलते हैं, वेरीगेटेड लीफ, ठीक है ना। तो इसी एक्सपेरिमेंट से हम प्रूव कर लेंगे क्लोरोफिल जरूरी है कि नहीं। आइए देखते हैं। तो पहला चीज हो गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे मनी प्लांट आप उठा के देख लीजिए, या फिर क्रोटन, ठीक। इसके बाद क्या लिखा है, कीप द प्लांट इन ए डार्क रूम फॉर 3 डेज, कितने दिन के लिए रखना है, तो एग्जाम में पूछता है कि कितने दिन के लिए रख सकते हैं, तो 3 डेज, सो दैट द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप, ताकि कि जो स्टार्च है सब के सिर्फ यूज हो जाए। तो एग्जाम में पूछता है कि वेरिगेटेड लीफ वाले प्लांट को हम 3 डेज तक डार्क में क्यों रखते हैं, तो आंसर क्या है, कि ताकि सारे के सारे जो स्टार्च हैं क्या हो सके, यूज्ड हो जाए। उसके बाद तीसरा क्या है, नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर, उसके बाद कह रहा है कि इस पौधे को उठा करके फिर कहाँ पे रख दो बाबू, तुम सनलाइट में रख दो, ठीक। तो इस पौधे को कहाँ पे उठा के तुम रख दो, सनलाइट में रख दो, ठीक। सनलाइट में क्यों रख दो, ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने लगे। पहले कहाँ पे रखना है, 3 दिन तक डार्क में रखना है, क्यों रखते हैं, वाई डार्क में रखते हैं 3 दिन तक, ताकि सारे के सारे स्टार्च यूज हो जाए। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो आप बता लीजिएगा 3 डेज तक क्यों रखते हैं, ताकि सारे के सारे स्टार्च यूज्ड हो जाए। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर, कितने घंटे के लिए, लगभग 6 घंटे 7 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर वहां पे एक लीफ को निकाल लो, मार्क द ग्रीन एरिया, और उसको एक क्या लिखा है, ट्रेस देम ऑन ए शीट ऑफ पेपर, ठीक। कीप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट, और गर्म पानी में कुछ देर के लिए छोड़ दो। आफ्टर दिस इमेंस इन ए बीकर कंटेनिंग अल्कोहल, उसके बाद इसको कहाँ पे पुट कर दो, एक अल्कोहल वाले बीकर में, ठीक है ना, जिसमें दारू हो, क्या हो, दारू हो, वहां पे पुट कर देंगे। अभी सारा चीज हम बताएंगे क्यों अल्कोहल में पुट कर रहे हैं, क्यों बॉयल करते हैं, ठीक है ना। केयरफुली प्लेस above द बीकर वाटर बाथ एंड हीट टिल अल्कोहल बिगिन टू बॉयल, ठीक है ना। उसके बाद व्हाट हैपन टू द कलर ऑफ द लीफ, फिर कलर का लीफ क्या हो जाएगा, व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, नाउ डिप द लीफ इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर फ्यू मिनट, ठीक। उसके बाद जैसे ही देखिए, जो स्टार्च और आयोडीन का टेस्ट है, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आयोडीन को जब भी हम स्टार्च पे गिराते हैं, तो हमें कैसा कलर मिलता है, ब्लू कलर हमें मिल जाएगा। अगर ब्लू कलर मिलता है तो हम बोलेंगे यस स्टार्च इज प्रेजेंट, क्या बोलेंगे, यस स्टार्च इज प्रेजेंट, हाँ भैया स्टार्च जो है प्रेजेंट है। अगर ब्लू कलर नहीं शो होता है, क्या बोला भैया, अगर ब्लू कलर नहीं आता है तो स्टार्च जो है एब्सेंट है, क्या है, स्टार्च वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा। तो देखिए जहां जहां ग्रीन कलर है, क्या है, जहां जहां ग्रीन कलर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब आयोडीन में डालेंगे तो यहाँ यहाँ सब ब्लू कलर मिल जाएगा। ये ग्रीन कलर है ना, तो यहाँ पे जब से ही हम आयो2 डालेंगे, आयोडीन का सोल्यूशन डालेंगे, तो सब ब्लू कलर में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे स्टार्च की प्रेजेंस है, ठीक है ना। और इसके पहले हम कहाँ पे रखे थे, पहले हम सारा का सारा स्टार्च यूज्ड अप कर लिया अंधेरे कमरे में, फिर हमने क्या किया, फोटोसिंथेसिस करने के लिए धूप में रख दिए 6 घंटे के लिए, तो वहां से फोटोसिंथेसिस हो गया। फिर हमने इसको थोड़ा सा बॉयल कर लिया, अल्कोहल कर लिया, ठीक है ना। अल्कोहल क्यों कर लिया, ताकि स्टेन अच्छे से विजिबल हो पाए, ठीक है ना, स्टेनिंग प्रॉपर्टी के लिए हमने अल्कोहल किया है। फिर उसके बाद आयोडीन सोल्यूशन डाले, तो एक ब्लू कलर हमें मिल गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, मतलब कि जो ग्रीन पार्ट जरूरी है। और जहाँ पे देखिए ये जो पीला वाला पार्ट है ऐसे ही है, मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई है, समझ में आया ना, यहाँ पे प्रोसेस फोटोसिंथेसिस वाला नहीं हुआ। तो इससे ये पता चल जाता है भैया हमें कि ग्रीन पार्ट जरूरी है, मतलब कि क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए, ठीक। तो ये सारा कुछ एक्सपेरिमेंट रहा अपना वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, जिससे हम प्रूव कर रहे हैं कि ग्रीन कलर जरूरी होता है, मतलब क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा, क्या, अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी क्या, तो भैया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं 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 नहीं, ठीक। चलिए जी, इसमें आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आना चाहिए, पढ़ा कौन था, डिसेंट स्टार, ऐसे थोड़ी ना नाम है डिसेंट।
क्या सर आप भाव मार रहे हैं क्या? तो अपनी बड़ाई खुद कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारी बड़ाई करने में, तो अपनी बड़ाई हम खुद ही करके खुश हो जाते हैं। ठीक। चलो भाई, चलो चलो चलो, यहाँ पे इसका भी थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कर लिया जाए ना बच्चों? बच्चों, चलिए जी। इसके बाद इसके बाद देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं इस एनसीईआरटी में, तो एकदम ध्यान से देखिएगा। इस पीडीएफ में आपको होपफुली आपको सारा चीज अच्छे से समझ में आएगी। कोशिश हमारी हमेशा की तरह पूरी रहेगी आपको समझाने की, और आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हमको ये सारी चीजें समझनी है। ठीक है क्या? चलो भैया मार्कर आ जा। ठीक। नाउ देखिए यहाँ पे लिखा है, नाउ लेट अस सी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे क्या है कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ऑब्टेन करता है। तो इन क्लास 9th में ही लग रहा पढ़ा दिए थे स्टूडेंटा के बारे में। अरे भाई पढ़ा दिए होंगे तभी ना लिखे हैं, गलती ये थोड़ी लिखते हैं। ठीक है ना? तो इन्होंने स्टोमेटा के बारे में जैसा कि ये बोल रहे हैं भैया जी, तो मान लीजिए भैया जी का बात, कि भैया जी कह रहे हैं कि कक्षा 9 में हम आपको पढ़ाए, तो मान लो ना कि क्लास 9th में पढ़ाए। ठीक। तो क्लास 9th में पढ़ाए भी हैं। ठीक है ना? तो देखिए ये क्लास 9th में आपको पढ़ा चुके हैं। और क्या कह रहे हैं, विच आर टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिप। जो छोटे छोटे पोर होते हैं लिप के अंदर में, ये स्टोमेटा हमने बता बना सारा का सारा मीजोफिल सेल में है। तो मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस कहाँ से होता है, तो स्टोमेटा का। तो चलिए इसको रीड करने के बजाय हम जितना भी यहाँ पे सब लिखा है हम बता देते हैं। जैसे कि हमने बोला ना ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस, तो ये सारा प्रोसेस से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए जी हम लिख के ही समझा देते हैं आपको यहाँ पे ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस। ठीक। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? तो ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ एक्सेस वाटर, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द एरियल सरफेस ऑफ प्लांट। मतलब कि जो पौधे का एरियल सरफेस है वहां से एक्सेस पानी का लॉस होना, एक्सेस वाटर का लॉस होना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक। और इस प्रोसेस में जो है, इस ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में जो है कौन हेल्प करता है, तो स्टोमेटा प्ले इसेंशियल को। ठीक। स्टोमेटा जो है इसेंशियल रोल प्ले करता है। ठीक है ना? इसके साथ साथ स्टोमेटा जो है ये हेल्प करता है हमारा गैसियस एक्सचेंज में। ठीक। गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। जैसे देखिए ये है स्टोमेटा। ठीक है ना? तो स्टोमेटा के बारे में जब हम पढ़ते हैं ना यार, एक मिनट, जब हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ते हैं तो स्टोमेटा के बारे में हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा का जो शेप होता है। ठीक है ना? स्टोमेटा का जो शेप होता है ये किडनी शेप होता है। किस शेप का होता है? किडनी शेप। आप फिगर में देखिए किडनी शेप, या फिर इसको बोलते हैं बीन शेप। ठीक। बीन शेप या फिर किडनी शेप स्टोमेटा का अपना भैया क्या हो गया, शेप हो गया। देखिए ये है, ये जो हरा कलर का है इसको बोलते हैं हम सबसीडरी सेल। क्या बोलते हैं? सबसीडरी सेल। यहाँ पे ये जो दो किडनी टाइप के हैं इनको क्या बोलेंगे भाई? गार्ड सेल। यही जो गार्ड सेल है यही किडनी शेप बोल लो, या फिर इन्हीं को बीन का शेप बोल लो। ठीक है ना? इसी इसमें देखेंगे जो हरे हरे हैं ये सब क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या पाया जाएगा, तो क्लोरोफिल पाया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर में भाई क्लोरोफिल पाया जाएगा। ठीक। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या पाया जाएगा बाबू, तो क्लोरोफिल। देखिए जब स्टोमेटा ओपन होता है, ठीक, तो देखिए स्टोमेटा का पोर है, जब स्टोमेटा ओपन होता है, स्टोमेटा ओपन कैसे होगा, तो जब यहाँ पे H2O फिल हो जाएगा। समझ में आया क्या? जब यहाँ पे H2O फिल हो जाएगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा बाबू, ओपन हो जाएगा। ठीक। तो ये जो सेल है ऐसा फैल जाएगा। तो स्टोमेटा का पोर ओपन है, तो ये जो है फिगर ये है ओपन स्टोमेटा का।
अब देखिए जैसे स्टोमेटा ओपन होगा तो गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा, CO2 अंदर हो जाएगा, और जो फोटोसिंथेसिस से O2 रिलीज हुआ है ना, O2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, जस्ट ए सेकेंड। चलिए जी, तो ये स्टोमेटा आपका यहाँ से क्या हो गया भाई, ओपन। सेकेंड देखेगा। सॉरी, यहाँ पे हमें वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ेगा क्योंकि हमारी कैमरा की बैटरी चली गई। ठीक ना, तो जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और हम सारा चीज़ या कोशिश करते हैं ये वाला सीरीज ख़त्म कर पाएँ। मेरा चेहरा आपको थोड़ा नहीं दिखेगा ड्यू टू लैक ऑफ बैटरी, तो यहाँ पे आप थोड़ा कोऑपरेट करिए। तो इसको ख़त्म करने के बाद फिर हम अगला लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भाई क्या हो गया, आपका स्टोमेटा ओपन हो गया, समझ में आया क्या? स्टोमेटा ओपन हो गया, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए, जब जैसे बोला ना लॉस ऑफ वाटर, तो यहाँ से H2O निकल गया। ठीक, तो ये जो सेल है ये पिचुक जाएगा, पिचुक जाएगा तो स्टोमेटा क्या हो गया भाई, क्लोज हो गया। स्टोमेटा क्या हो गया, क्लोज। ठीक है क्या, स्टोमेटा क्लोज हो गया, और यहाँ से स्टोमेटा है ओपन था। यहाँ पे देखिए स्टोमेटा क्या था अपना, ओपन था, और यहाँ पे स्टोमेटा क्या हो गया भाई, क्लोज हो गया। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं एक बार एनसीईआरटी को। यहाँ पे लिखा है लीफ के बारे में। ठीक है, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द exchange of gases occur across the surface of stem, root, leaf, since large amount of water can also be lost through this stomata। तो देखिए सारा कुछ यहाँ पे जो हमने बता दिया, AC4 के थ्रू CO2 फोटोसिंथेसिस से सब कुछ जो हो रहा है। देखिए, opening and closing of pore is the function of guard cell. The guard cells swell up when water flow into them, causing the stomata pore open. Similarly, the pore close if the guard cell shrink। तो ये सब कुछ लिखा है कि अगर ये जो है यहाँ पे वाटर की फीलिंग हो जाएगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा H2, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ठीक, चलिए जी, इसके बाद क्या है, तो इसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी है बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो इसको हम खत्म करके ही छोड़ेंगे, भले ही हम दिखे या ना दिखे, पर ये तो दिख ही रहा होगा। तो देखिए भाई, बेल जार एक्सपेरिमेंट में क्या है, और यहाँ पे कुछ वाच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। इस वाले से हम ये पता करते हैं, देखिए जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला एक्सपेरिमेंट है ना, इस प्रोसेस से, इस वाले एक्सपेरिमेंट से हमें बोलेंगे कि CO2 इज इसेंशियल फॉर फोटो फोटोसिंथेसिस। मतलब कि CO, कैसे आप कह दे रहे हैं कि जो CO2 है ये फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल, ठीक है ना। जैसे कि क्या बोला अभी, क्लोरोफिल बोला कि क्लोरोफिल एसेंशियल है, तो कैसे आप कह दिए CO2 जरूरी है। तो उस एक्सपेरिमेंट को कैसे प्रूव करते हैं, इसे तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं, बेल जार एक्सपेरिमेंट। ठीक, कौन सा एक्सपेरिमेंट है बबुआ, तो बेल जार एक्सपेरिमेंट है बबुआ। तो देखिए बबुआ, बेल जार एक्सपेरिमेंट। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या है, वाच क्लास कंटेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, देखिए ये जो है KOH, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम को बोलते हैं भाई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है, एक क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर ले, समझ रहे हैं। अगर CO2 मान लीजिए बच्चा एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा तो तब तो मटेरियल गड़बड़ हो जाएगा। चलिए हम काम कर लेते हैं थोड़ा सा, हम कोशिश करते हैं यहाँ पे, जस्ट सेकेंड, हम कोशिश करते हैं कि वीडियो भी हमारा आ जाए। के लिए थोड़ा सा हमें सिस्टम में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जस्ट ए सेकेंड बच्चा लो। ये अब हम यहाँ से अपना थोड़ा सा फिगर हम बढ़ा सकते हैं, थोड़ा बहुत गंदा आएंगे, चेहरा मेरा खराब आएगा, कोई ना।
चलिए जी, यहाँ से अब हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक? तो यार यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, अब आपको सब कुछ क्लियरली विजिबल हो, ठीक ना? तो देखिए, ये जो बेल जार एक्सपेरिमेंट है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, तो यहाँ पे देखिए KOH जो है यहाँ पे CO2 एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो इस बेल जार एक्सपेरिमेंट में आप बच्चों देखेंगे ध्यान से, तो ये देखिए यहाँ पे KOH यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, एक कॉटन ले लेते हैं, ठीक है? इसी कॉटन पे KOH को भिगा करके रख देते हैं, ठीक? तो देखिए ये जो पौधा है, ये CO2 तो लेना चाहेगा ना भाई, इसके अंदर में इनिशियली CO2 गैस होगा, ठीक है ना? ये CO2 गैस होगा, O2 गैस रिलीज कर रहा होगा, तो ये क्या कर लेगा, ये पूरा यहाँ पे ये जो है ना, ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा तुम्हारा जो CO2 है, इसको सोख लेगा, मतलब सोख कर लेगा। तो यहाँ पे CO2 एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है ना? CO2 क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। ये जो पौधा है, ये मुरझाने लगेगा, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? ये जो पौधा है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे CO2 है क्या, यहाँ पे CO2 नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। देखिए विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो पौधा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ये नहीं कर पाएगा। ये जो पौधा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो तो CO2 है ही, ठीक है ना? है विदाउट, यहाँ पे देखिए ये जो है विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक? ये क्या है, विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला है। तो यहाँ पे क्या चलेगा, यहाँ पे जो अपना फोटोसिंथेसिस है ये चलेगा, ठीक है ना? यहाँ पे जो अपना फोटोसिंथेसिस है ये तो चलेगा, पर यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस है ये नहीं चलेगा। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? हम थोड़ा हिल रहे हैं क्या यार? ठीक है क्या? चलिए जी। तो ये सब चीज हो गया आपका। तो यहाँ से आप सब कुछ उम्मीद है कि देख पा रहे होंगे। तो इस पौधे से ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया CO2 सोक्ड कॉटन वाला, तो यहाँ से समझ में आ गया कि CO2 कितना जरूरी है इस वाले एक्सपेरिमेंट के लिए। चलिए हम अब इसमें NCERT को भी पढ़ लेते हैं बिना देर किए हुए। देखिए लिखा है, based on the two activities performed above we design. So far we had talked about autotroph meet their energy requirement, but they also need other raw material for building of body, ठीक? तो photosynthesis taken from the soil, रूट इंटरस्टियल प्लांट जैसे कुछ क्या हो गए, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम, ये सब भी जरूरी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, क्योंकि ये सब एनर्जी चाहिए ना। तो एनर्जी यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट, नाइट्राइट और बाकी ये सारा कुछ जो गैसेस हैं, ये सब जरूरी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो चलिए जी, अभी हमने यहाँ तक अपना पूरा का पूरा यार फोटोसिंथेसिस वाला जो है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एनसीईआरटी अच्छे से कर लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की एनसीईआरटी। चलिए कोऑपरेट करने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। उम्मीद है कि आप बोर्ड में अच्छा नंबर पाएंगे। अरे अच्छा नंबर पा जाएंगे। चलिए खत्म करते हैं आज का लेक्चर यहीं पे, ठीक है ना? आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे डिसेंट स्टार चैनल के साथ। आपको सारी चीजें यार समझ में आएगी। ये सब आपको समझाने की जो भी गारंटी है सब हमारी है कि आपको एक एक चीज समझ में आए। चलिए थैंक यू ऑल दी वेरी बेस्ट।